हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज की हिस्ट्री की क्लास को शुरू करते हैं। अध्याय 9वां है नए साम्राज्य और राज्य। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की वीडियो आती है तो वो वीडियो भी आप लोग देखते रहिए, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेसन को। लिखा है अरविंद राजा बना। अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया। उसने सोचा था कि वह शाही वेशभूषा में मूंछों पर ताव देते हुए रुपहजे कागज में लिपटी तलवार को शान से पकड़कर चहलकदमी करेगा। जरा सोचो उसे कितनी हैरानी हुई जब उसे बताया गया कि उसे बैठकर वीणा भी बजानी होगी और कविता पाठ भी करना होगा। एक संगीतज्ञ राजा कौन हो सकता है वह? अरविंद सोचने लगा। तो पढ़ेंगे समुद्रगुप्त के बारे में। यहाँ समुद्रगुप्त की ओर इशारा किया जा रहा है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है क्या बताती हैं प्रशस्तियाँ। दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हरिश्रेष्ठ द्वारा एक काव्य के रूप में की गई थी। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? तो वह हरिश्रेष्ठ ने की, ये याद रखिएगा। आगे लिखा है यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ प्रशंसा होता है। प्रशस्तियां लिखने का प्रचलन पहले भी था, जैसे तुमने अध्याय 8 में गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा था, परंतु गुप्त काल में इनका महत्व और बढ़ गया। तो प्रशस्ति का अर्थ क्या है? प्रशंसा, और इसका महत्व बढ़ गया गुप्त काल में। आगे लिखा है समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। तो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में पढ़ेंगे। लिखा है आओ देखें समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है। कवि ने इसमें राजा की एक युद्धों को जीतने वाले राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं। यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है। तो लिखा है योद्धा समुद्रगुप्त, जिनका शरीर युद्ध मैदानों में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बरछों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। अब यहाँ पर एक मानचित्र दिया गया है ये, और इसी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं। लिखा है अगर तुम मानचित्र को गौर से देखो तो पाओगे कि एक क्षेत्र को हरे रंग से रंगा गया है। तुम्हें पूर्वी समुद्री तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु दिखेंगे। उसी तरह कुछ क्षेत्र बैंगनी और नीले रंग के भी मिलेंगे। यह मानचित्र इस प्रशस्ति में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है। हरिश्रेष्ठ 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। लिखा है मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यावर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो यहाँ पर ये जो हरे रंग का क्षेत्र दिखाया जा रहा है ये वाला, तो इनके शासकों को हराकर समुद्रगुप्त ने क्या किया? इनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। इसके बाद दक्षिणापथ के शासक आते हैं। इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। इन सब ने
हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था, समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो ये लाल बिंदु आप देख सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, आत्मसमर्पण कर दिया था इन शासकों ने, और फिर समुद्रगुप्त ने उनको पुनः शासन करने की अनुमति दे दी थी। आगे लिखा है, पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैंगनी रंग का रंगा गया है। इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गढ़ या संघ आते थे। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। तो बैंगनी रंग आप लोग देख सकते हैं, मैप में स्पष्ट दिखाई दे रहा है ये सब। तो इन शासकों के बारे में लिखा हुआ है। आगे लिखा है, बाह्य इलाके के शासक जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। तो नीले रंग से जो दिखाई गई हैं, यहाँ ये श्रीलंका भी नीले रंग से दिखाया गया है, और इसके अलावा यहाँ भी आप नीले रंग से देख सकते हैं। तो इन्हीं के बारे में इन बिंदुओं में स्पष्ट बताया गया है। तो इनमें से आपको याद रखना है, इनसे एक प्रश्न पूछा जाता है। अब यहाँ लिखा है, बीड़ा बजाने वाला राजा। समुद्रगुप्त के कुछ अन्य गुणों को सिक्कों पर दिखाया गया, जैसे इस सिक्के में उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया। तो आप इस सिक्के को देख सकते हैं, इसमें समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। अब लिखा है वंशावलियां। तो वंशावलियों के बारे में लिखा है, तो चलिए इनको भी पढ़ लेते हैं। लिखा है, अधिकांश प्रशस्तियां शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती हैं। यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती है। उनकी माँ कुमार देवी लिच्छवी गढ़ की थी और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे, जिन्होंने महाराजाधिराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की। उनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में ही उल्लेख है। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे वंश का महत्व बढ़ता गया। तो इनके जो पिता थे उन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी, और समुद्रगुप्त ने भी ये उपाधि धारण की। तो इससे ये आभास होता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व जो है वह बढ़ता चला गया। आगे लिखा है, समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली से भी जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है। उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को परास्त किया। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा है। इनमें से कुछ के बारे में जानकारी अध्याय 10 में मिलेगी। यहाँ लिखा है, विक्रम संवत के बारे में लिखा है, 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की थी तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो इसे याद रखिएगा। अब लिखा है, हर्षवर्धन तथा हर्षचरित। तो इससे भी एक प्रश्न पूछा जा चुका है, तो ध्यान से समझ लीजिएगा। लिखा है, जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अवलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। ऐसे ही एक राजा हर्षवर्धन थे, जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी। प्रश्न पूछा जाता है कि हर्षचरित किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत में लिखी गई है। किसने लिखी है? बाणभट्ट ने लिखी है। आगे लिखा है, इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। चीनी यात्री ह्वेनसांग, जिनके बारे में तुमने अध्याय 8 में पढ़ा, काफी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे। उन्होंने वहां जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण दिया। तो प्रश्न पूछा जाता है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो वह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था।
आगे लिखा है हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा बने। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की तब चालुक्य नरेश पुलकेशन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। तो अब पढ़ेंगे पल्लव, चालुक्य और पुलकेशन द्वितीय की प्रशस्तियों के बारे में। लिखा है इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। तो पल्लवों का जो राज्य था उनकी राजधानी थी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक और चालुक्यों का कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में। आगे लिखा है चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी, याद रखिएगा इसे। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया जहाँ कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था जो समृद्ध शहर थे। पुलकेशन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। इसमें उनके पूर्वजों, खास तौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। आगे लिखा है रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ आनंद होता है। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। अब चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए। पल्लवों और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। इसके बारे में कक्षा 7 में पढ़ाया जाएगा। तो पल्लवों और चालुक्यों को राष्ट्रकूट और चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। आगे लिखा है इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था, यानी प्रशासन को कैसे चलाया जाता था, इसके बारे में तो चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है पहले राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। प्रशासन की इकाई गांव होते थे, लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवांशिक बन गए, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते, जैसे कि कवि हर्षेण अपने पिता की तरह महादंड नायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी थे। तो कुछ प्रशासकीय पद थे जिन्हें आनुवांशिक बना दिया गया। तो हर्षेण भी अपने पिता की तरह ही महादंड नायक अर्थात मुख्य अधिकारी थे। आगे लिखा है कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता, जैसे कि हर्षेण एक महादंड नायक होने के साथ साथ कुमारामात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्रहिक अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री था। तो हर्षेण जो है एक से अधिक पदों का कार्य करते थे। आगे लिखा है संभवतः वहां के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इनमें नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्थवाह यानी व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थों यानी लिपकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। इस तरह की नीतियां कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ इनमें से कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। तो कुछ व्यक्ति जो थे वो अधिक शक्तिशाली हो जाते तो अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। तो इस तरीके से प्रशासन को चलाया जाता था। आगे लिखा है एक नए प्रकार की सेना।
लिखा है कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे, पर इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते। इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बदले में इनसे कुछ को भूमि दान दिया जाता था। दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते, साथ ही वे इससे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते। जहां कहीं भी शासक दुर्बल होते, ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। तो जो सेना नायक होते थे, ये राजा की सहायता करते थे आवश्यकता पड़ने पर। इन्हें कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बल्कि इन्हें भूमि दान दिया जाता था और इसी भूमि से ये कर वसूलते और अपनी सेना और घोड़ों की देखभाल करते उसी कर के द्वारा। हथियार जुटाते तो उसी कर से। तो इस तरह के जो व्यक्ति थे वे सामंत कहे जाते थे, और ये जब कहीं शासक दुर्बल हो जाता तो वहाँ ये स्वतंत्र हो जाते थे, यानी अपने आप को स्वतंत्र करने की कोशिश करते थे। तो सेना नायक के बारे में ये बताया गया है। आगे लिखा है दक्षिण के राज्यों में सभाएं। लिखा है पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते थे। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहाँ उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई है। नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखिए। आगे लिखा है संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय भाषाएं शताब्दियों तक काम करती रहीं। अब उस जमाने के आम लोग कैसे थे, आम जनता के बारे में लिखा है कि जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। चलो इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृत बोलते हुए दिखाए गए हैं। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज्य कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। तो यहाँ एक अंश लिखा हुआ है, तो चलिए पढ़ लेते हैं। तो यहाँ आपको ये याद रखना है कि जो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है वह कालिदास ने लिखा है और उसमें दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी है। तो चलिए इस अंश को पढ़ लेते हैं। लिखा है एक मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिली। यह अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट की थी, पर दुर्घटनावश उसे एक मछली निगल गई। जब मछुआरा इस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचा तो द्वारपाल ने उस पर चोरी का आरोप लगाया और मुख्य पुलिस अधिकारी भी बहुत बुरी तरह से पेश आया। राजा उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने मछुआरे को इनाम दिया। पुलिस वाला और द्वारपाल मछुआरे से इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ शराब खाने चल पड़े। आगे लिखा है चीनी यात्री फासियन का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता। वे लिखते हैं, अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता तो सभी को आगाह करने के लिए ये लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते रहते थे। यह आवाज़ सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से या किसी भी प्रकार के संपर्क से बचाते थे। तो चीनी यात्री फासियन ने उन लोगों के बारे में लिखा है जिन्हें अछूत माना जाता था। तो लोगों को ये डर रहता कि ये लोग कहीं उनसे छू ना जाएं। जो उच्च वर्ग के लोग थे इन्हें अछूत मानते थे। उच्च वर्ग और शक्तिशाली लोग इन्हें अछूत मानते थे और इनसे दूर रहते थे। अब लिखा है एक जगह बाणभट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का सजीव चित्रण किया है। यानी बाणभट्ट ने अभियान पर निकली राजा की सेना का सजीव चित्रण किया है। तो लिखा है राजा की सेना
राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। इनमें हथियारों के अतिरिक्त रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली चीजें जैसे बर्तन, असबाब जिसमें सोने के पायदान भी शामिल थे, खाने पीने का सामान, बकरी, हिरण, खरगोश, सब्जियां, मसाले आदि विभिन्न प्रकार की चीजें शामिल होती। ये सारी चीजें ठेले गाड़ियों पर या ऊंटों तथा हाथियों जैसे सामान ढोने वाले जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाई जाती थी। इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार नगाड़े, बिगुल, तुरही बजाते हुए चलते रहते थे। रास्ते में पड़ने वाले गांव वालों को उनका सत्कार करना पड़ता था। वे दही, गुड़ तथा फूलों का उपहार लाते तथा जानवरों को चारा भी देते थे। वे राजा से भी मिलना चाहते थे ताकि अपनी शिकायत या कोई अनुरोध उनके सामने रख सकें। पर ये सेनाएं अपने पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थीं। अक्सर गांव वालों की झोपड़ियां हाथी कुचल डालते और व्यापारियों के काफलों में जुते बैल इस हलचल भरे माहौल से डरकर भाग खड़े होते। बाण भट्ट लिखते हैं, पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। तो राजा की सेना के बारे में लिखा हुआ है कि जब राजा यात्रा करते थे तो अपने साथ काफ़ी सामान लेकर वो चलते थे। उनके साथ बड़ी सेना होती। तो जो रास्ते में गांव पड़ते तो गांव वालों को उनका सत्कार करना पड़ता, उनके जानवरों को चारा देना पड़ता। तो इसी बारे में यहाँ पर बताया गया है। इसके पीछे ये जो सेनाएं हैं अपने पीछे विध्वंस और विनाश की निशानियां भी छोड़ जाती थी। झोपड़ियों को हाथी कुचल डालते थे। तो इस प्रकार से कई विनाश होते थे जब राजा की सेना कहीं से गुजरती थी। तो आज का ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।